नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग PAT AG 123 ग्रुप के प्रीवियस ईयर के पेपर के फिजिक्स पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो फिजिक्स पोर्शन हमने लिया है ये 8 नवंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर से लिया है। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के हम पेपर को सॉल्व करते हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर में जरूर इस क्वेश्चन को लगाया होगा। व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन, यानी एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन क्या है, डेल्टा एम क्या है, यह आपको ज्ञात करना है। व्हेन इट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, जब ये एक समभुज प्रिज्म से होकर गुजरता है। समभुज प्रिज्म का मतलब होता है जिसके सभी कोण 60 डिग्री के हों, तो प्रिज्म का कोण भी 60 डिग्री का होगा। विद द सेम एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसमें सर आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर हो। आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों 45 डिग्री के हो, ऐसा दिया है सवाल में। पूछा डेल्टा एम है। अब हमको याद है सर प्रिज्म में ऐसा एक फॉर्मूला जिसमें आई आता हो, तो बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में सही फॉर्मूला आया है। आई का एक ही फॉर्मूला है, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। बस यहां आप मान रखेंगे 45 डिग्री 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये 2 इधर आएगा सर 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस का 60 इधर आके माइनस का 60 डिग्री होगा, बराबर में डेल्टा एम, यानी डेल्टा एम बराबर 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे हम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट सच एस येलो, वायलेट, रेड एंड ब्लू। हमारे पास सर 4 कलर है, तो जैसे ही 4 कलरों के क्रम की बात आती है तो हम लोग ये कलर लिख लेते हैं विबग्योर। ये जो है बेटा तरंगदैर्ध्य का क्रम है, ये क्रम हमको याद होना चाहिए। ये तरंगदैर्ध्य का क्रम है लैम्डा का। अब इन्होंने पूछा किसका क्रम है, तो सर कौन कौन से रंगों की बात की है, पहले उनको अंडरलाइन कर लूं मैं। हमको दिया है सर पीला, बैंगनी, लाल और नीला। तो सर बैंगनी, वायलेट, नीला, पीला और लाल, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 रंग है सर, और पूछा है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज म्यू के टर्म्स में। इन्होंने अपने को अपवर्तनांक के रूप में बताया है। आप सबको याद होगा सर जो अपवर्तनांक है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा मैं रिलेशन बताता हूं आप सभी को। तो तरंगदैर्ध्य का जो क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, हमको यहां सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जमाना है। बढ़ते क्रम में म्यू का बढ़ता हुआ क्रम मतलब तरंगदैर्ध्य का घटता हुआ क्रम। आपको यह देखना है सबसे बढ़ता हुआ क्रम का मतलब सबसे कम म्यू किसका है, तो सबसे लैम्डा सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका म्यू सबसे कम, यानी लाल रंग का। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। उसके बाद पीले रंग का अपवर्तनांक होगा सर पीले रंग का यानी म्यू वाई। उसके बाद नीले रंग का होगा सर यानी म्यू बी, और उसके बाद बैंगनी रंग का हो जाएगा मतलब म्यू वी। तो आर वाई बी वी, आर वाई बी वी, ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा बेटा ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, द सिंपल एंड चीपेस्ट डिवाइस यूज्ड टू टेक आउट लिक्विड फ्रॉम अ लार्ज टैंक विच इज नॉट हैविंग एनी आउटलेट। ठीक है, तो सरल और सबसे सस्ता उपकरण जिससे बिना किसी निकास के, है ना, बिना किसी निकास के, मतलब हमारे पास कोई आउटलेट नहीं है बाहर निकालने के लिए, तो उसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं जो सस्ता भी है और बहुत साधारण भी है, तो वो होता है बेटा साइफन पंप, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन इज 3। एक मशीन का वेग अनुपात VR जो है वो 3 है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, यानी आयास द्वारा चली गई दूरी, आयास बिंदु ने कितनी दूरी तय की है, तो वो दे रखा है 24 मीटर। व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, जो भार है उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो DL निकाला है। फॉर्मूला आप सबको याद कराया मैंने बहुत अच्छे से, VR बराबर DE अपॉन DL।
VR का मान 3 है सर, DE का मान 24 है सर, DL का मान निकालना है, DL इधर 3 इधर, तो DL बराबर 24/3 8 मीटर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका अगर हमको विमीय सूत्र बनाना है बेटा तो पहले इसका फॉर्मूला चाहिए Fr²/m1m2। ध्यान से देखिए, F को ma लिख लें, r² वैसा का वैसा ही, m1 और m2 द्रव्यमान है तो दोनों को m ही लिख लेते हैं, तो एक द्रव्यमान से एक द्रव्यमान कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा ar²/m। मतलब अगर आपको विमीय सूत्र चाहिए तो आप इन सबके विमीय सूत्र रख दो, जी का विमीय सूत्र आ जाएगा। कैसे रखें सर इसका विमीय सूत्र, रख करके बताता हूं। ए त्वरण है Lt-2, r दूरी है बेटा, दूरी l होती है, दूरी का वर्ग है तो l का वर्ग, बटे में m है द्रव्यमान तो m, इस l और l² को मिला के l³ लिख दूंगा मैं, और ये जो m है इसको ऊपर ले जाऊंगा तो m की पावर -1 हो जाएगी। क्या बनेगा बेटा, m की पावर -1, l और l² l की पावर 3 और t की पावर -2। क्लियर है क्या, तो m की पावर -1, तो ये तो गलत, ये हो सकता है l³ और t की पावर -2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सर इन सब में से गलत कथन आपको चुनना है, रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। तो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये बोल रहा है सर जो घर्षण बल है F, इसका मान अभिलंब प्रतिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और गलत सेंटेंस ढूंढना है सर, पहले ही सेंटेंस गलत है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, व्हेन टू मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू ईच अदर are applied at the center of pivoted magnetic needle, the needle comes to rest such that it makes an angle 60 degree with this field। तो सर इसका डायग्राम बेटा मैंने तुमको बहुत अच्छे से क्लास में भी बताया हुआ है, सबको पता ही होगा। ऐसा अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, किस फील्ड से, तो सर इस फील्ड से दे रखा है और इसको हम H मानते हैं। तो H की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा कितनी, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो आपको अदर मैग्नेटिक फील्ड यानी V की वैल्यू निकालनी है। अब V पूछा है, H अपने को निकालना है, तो हमारे पास स्पर्शज्या नियम है, टेंजेंट लॉ, V बराबर H tan थीटा। अच्छा सर V की वैल्यू निकालनी है, H की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ है, tan थीटा मतलब tan 60, और tan 60 का जो मान है बेटा ये √3 होता है। √3 यानी 1.7, तो 1.7 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.4 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो 3.4 × 10⁻⁴, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 48 मीटर एंड रिबाउंड्स 2/3 ऑफ अ डिस्टेंस इट फॉल्स। मतलब सर क्या सीन है कि एक बॉल है, इसको क्वेश्चन को आप समझ लें, यहां से हमने इसको छोड़ा है, ये आती है सर सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद फिर ऊपर उछलती है, लेकिन इस बार ऑब्वियसली ये इतनी ऊपर नहीं जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर टकराएगी, फिर ऊपर जाएगी, इस बार फिर इतना नहीं उछलेगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहां से टकरा के फिर जाएगी, फिर इतनी ऊपर नहीं जाएगी, फिर नीचे जाएगी, और ये जो चीज है बेटा ये चलती रहेगी। मतलब ये बार बार टकराएगी, अपनी जो पहले जो उसने हाइट गिरी थी उतनी हाइट पे वो नहीं जा पाएगी। अब ये जो सवाल है बेटा ये इलास्टिक कोलिजन का है, परफेक्टली इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन संघट्ट का है, जिस पर से पीएटी ने पहले कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, अचानक से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से दिया गया है, तो इसको हम समझ लेते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन है तो इसकी वजह से हम पूरे टॉपिक को तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं कि बहुत प्रैक्टिस उसकी की जाए। एक बार उसने भूले बिसरे गलती से क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसमें समझने लायक बात यह है कि पहले ये 48 मीटर तक नीचे आता है,
लेकिन ये 48 मीटर तक ऊपर नहीं जाता। सवाल ये बोल रहा है कि लास्ट तक ऐसे चलते 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 जब ये रुकेगा तो कितनी डिस्टेंस ये चल चुका होगा। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं, टोटल डिस्टेंस को ऐसे दर्शा रहा हूं, तो पहले तो 48 चलता है सर, 48 चलता है, लेकिन जब वापस आता है तो 48 तक नहीं जाता, तो कितनी ऊंचाई तक जाता है सर? तो वो देखो, यदि गिरने की दूरी को 2/3 तक वापस उछलता है, मतलब पहले जो दूरी थी 48, इससे 2/3 पार्ट ही इसका ऊपर जाता है। तो देखो इसका जो 2/3 पार्ट है ना, 48 का 2/3 पार्ट, वो जाएगा भी और वापस नीचे भी आएगा, मतलब वो 2 बार आएगा। चढ़ते समय भी उसने वो दूरी तय की और उतरते समय भी, और ऐसे ही अगले में भी देखो, चढ़ते समय भी, उतरते समय भी, चढ़ते समय भी, उतरते समय भी। तो आगे जितनी दूरियां हम कैलकुलेट करने वाली है दुगनी होने वाली है। तो मैं यहां 2 ले रहा हूं बेटा, और बाकी ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूं, बाकी सभी को मैं अंदर की तरफ सारी ऊंचाइयां निकालने वाला हूं। कैसे निकाले सर? तो ये 48 की 2/3 ऊंचाई है, पहले 48 का 2/3 हिस्सा चढ़ेगा भी और उतरेगा भी। अच्छा, जो 48 का 2/3 हिस्सा है, उसके बाद उसका 2/3 हिस्सा, तो 1/2 और बढ़ जाएगा, मतलब सर 48 का जो 2/3 था उसका भी 2/3, मतलब इसका वर्ग। फिर 48 का 2/3 के वर्ग का भी 2/3 हिस्सा, मतलब घात में 3, और ऐसा चलता रहेगा अनंत तक, मतलब जब तक कि वो बॉल रुक नहीं जाती तब तक। अब सर इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नया था, जब पेपर में अचानक से आ गया था, बच्चों के लिए बिल्कुल नया था ये, और हमको पेपर में समझ में नहीं आया कि सर कैसे सॉल्व करें। लेकिन अब अपन इसको देख चुके हैं, सभी लोग की ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए। इलास्टिसिटी का है, ठीक है। अब यहां देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए कुछ हम लोग गुणोत्तर श्रेणी जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसका उपयोग करेंगे। पहले तो देखो 48 इन सब में है, 2/3 इन सब में है, तो मैं बाहर निकाल रहा हूं, कितना आएगा? तो देखो S बराबर 48 तो पहले से ही बाहर था, 2 पहले से ही बाहर था, एक 48 अंदर से मैंने सब में से बाहर निकाला, और एक 2/3 भी मैंने सब में से बाहर निकाल लिया, 2/3। तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 48 और 2/3 गया तो एक ही बचा, 48 गया 2/3 गया तो एक 2/3 बचा, 48 गया एक 2/3 चला गया तो 2/3 बचे। तो मतलब सर इस तरह से ये क्रम चलता जाएगा। अच्छा, इसको अपन सॉल्व भी कर लेते हैं सर, थोड़ा सा यही कैलकुलेशन भी कर दें इसकी। 3 से इसको काट देते हैं सर, 1 बार 6 बार 18 बार, तो 6 32 32 और 1 64, ये हो गया हमारे पास 48, ठीक है। एक 2 ऑलरेडी था, एक 2 हमने कॉमन निकाला, तो 32 और 32 का डबल ये 64, तो बाहर तो 64 बचा। अंदर देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद तो 1 है, लेकिन r का मान है 2/3। आप किसी भी पद में पहले वाले पद का भाग दे दें तो r का मान आपको मिल जाएगा। आप सभी ने गुणोत्तर श्रेणी के सवाल किए हुए हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं a/a-r। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, 3 में से 2 गए तो 1 बचा सर, ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। 2/3 है हमारे पास, तो अपन ने ऐसे ही सॉल्व किया इसको, 48 + 64 और 3 ऊपर चला जाएगा। लघुत्तम लिया आपने, लघुत्तम लिया 3, देखो ऊपर 1 है, यहां आ जाएगा 3 - 2 मतलब 1/3, बटे का 3 ऊपर गया तो क्या बचेगा, S अगर मेरे को निकालना है तो ये आएगा सर 48 + 64 × 3। सॉल्व करते हैं बेटा, 8 ये 4 × 12 का 2 हासिल गया 1, और 6 × 18 1 19 का 9 हासिल गया 1, और ये 48 और 2 अगर मैं इसको देखूं तो ये सर 50 हो गया, और ये 190 यानी 240 मीटर ये चढ़ने वाला है, 240 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल में एक गुणोत्तर श्रेणी, देखो एक तो ये लॉजिक आपको आ गया, और गुणोत्तर श्रेणी का योग का सूत्र आ गया, जो कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। और क्या है फॉर्मूला बेटा,
तो जो सम का फॉर्मूला है वो होता है a बटे a माइनस आर। अब आपको a पता होना चाहिए, पहला पद होता है, r पता होना चाहिए, सार्वनुपात होता है, ठीक है, जो कॉमन रेशियो होता है वो होता है, ठीक है। तो 240 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। सर 3 कैपेसिटर है हमारे पास, 3 कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरेड के, तीनों 12 माइक्रोफैरेड के और तीनों को सीरीज में जोड़ दिया है, 12 12 और 12, टोटल कितना होगा सर? तो हम लोग अगर श्रेणी में निकालते हैं तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या है? C बटे n, C का मान 12 है, ऐसे 3 है, तो 4 माइक्रोफैरेड जो रहेगा हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें, व्हाई अ मेटल बार अपीयर्स टू बी कोल्डर देन अ वुडन ब्लॉक। तो सर ऐसा क्यों होता है कि ठंड के दिनों में लकड़ी का एक ब्लॉक और लोहे का एक टुकड़ा, दोनों में लोहा ज्यादा ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लोहा सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ऊष्मा का अच्छा चालक है, जबकि लकड़ी नहीं है। तो मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन दैट ऑफ वुड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा, धातु जो है लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है, यही कारण है। चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? अब देखो यहाँ पे लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो सूर्य ग्रहण है बेटा, समय पर, सूर्य समय पर निकलता है, SME, इसमें मून जो है, चंद्रमा जो है वो बीच में आ जाता है। और चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स जो होता है वो कब होता है? तो वो सेम चंद्रमा से सेम, तो बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो यही इन लूनर एक्लिप्स, अच्छा कौन सा कथन सही है, सही वाला निकालना है। लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आती है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है, तो गलत है, सूर्य तो नहीं आता। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण में तो पृथ्वी बीच में आ जाती है, ये भी गलत है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, पृथ्वी बीच में आ जाती है क्या सूर्य ग्रहण में? तो नहीं सर, चंद्रमा बीच में आता है सूर्य ग्रहण में। तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यह बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 kg ऑफ आइस। 2 किलोग्राम हमारे पास बर्फ है सर, 2 kg मतलब 2000 ग्राम, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम MKS में करना बस प्रेफर नहीं करते, इसमें कैलोरी वाली कर लेते हैं, लास्ट में आंसर चेंज कर लेते हैं। तो 2000 ग्राम हमारे पास आइस है सर 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको 100 डिग्री का पानी बनाना है। कैसे बनेगा सर? पहले तो इसको सर 0 डिग्री पे ही पानी पे बदलना पड़ेगा, वही 2000 ग्राम पानी रहेगा। फिर इसको हीट देके, पहले Q1 हीट देके हमने पानी में बदला, Q2 हीट देके इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस किया। अब Q1 कैसे निकलेगा, Q2 कैसे निकलेगा, उसको अपन सॉल्व करते हैं बेटा। Q1 निकाले, Q1 मतलब बर्फ को पानी में पिघल रहा है सर, Q बराबर ml, m अपने को 2000 दे रखा है, L की वैल्यू 80 होती है, तो ये कितना हो जाएगा सर 16 और 4 0 है ना, यानी 1,60,000 कैलोरी यहां पर हमको मिल रही है। हम ऑब्वियसली 10 की घात 5 के रूप में, 10 की घात 6 के रूप में सवाल दे रखें, तो अपन भी इसको कन्वर्ट कर लेंगे। Q2 अपन देखें क्या कर रहा है, तो सर इसका तापमान बदल रहा है 2000 ग्राम पानी का, तो यह आ जाएगा ms डेल्टा टी। m अपने पास 2000 ही है, s का मान 1 है, डेल्टा टी है अपने पास 100। तो देखो ध्यान से यहां कितना है, यह अपने पास है सर 20, यानी ये आ गया 2 3 0 2 0 5 0, तो अपने पास 2 लाख कैलोरी, ठीक है, 2 और 3 5 0, 3 और 2 5 0, 1,60,000 और 2 लाख, मतलब कुल मिला के अगर अपन देखें तो 3,60,000, 3,60,000 कैलोरी। आप चाहें तो इसको दशमलव पद्धति में, मतलब पावर के रूप में भी लिख सकते हैं अपन इसको, और सारे ऑप्शन जूल में है तो हम जूल में इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। चलिए करते हैं अपन, ये दशमलव यहां 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, तो देखते हैं, चलिए अपन लोग 3.6 इंटू 10 की घात 5 कैलोरी है।
लेकिन हमको तो सर जूल में चाहिए, जूल में कैसे बदलें? तो जूल में कैसे बदलते हैं बेटा? जूल में बदलते हैं हम लोग 4.2 का गुणा करके। इन्होंने 4.18 का बोला है, अपन 4.2 से, क्योंकि आप सबकी प्रैक्टिस है क्लास में। 3.6 इंटू 4.2 10 की घात 5। तो सर 36 और 42 का गुणा करके देख लेते हैं। यहां करके देख लेता हूं मैं। 36 और 42, 12 का 2 हासिल गया 1, सर कितना आ गया 6, और 6 चौक 24, 24 और 6 30, 1 31 का 1 हासिल गया 3, 4 3 12, 3 15, 15 और 12 दशमलव के बाद 2 संख्या है 15.12, 15.12 इंटू 10 की घात 5 लगभग में किया है। अगर दशमलव हम लोग खसकाएं इधर तो पावर 1 आगे बढ़ेगी, यानी हो जाएगा 1.512 10 की घात 6। तो 1.5 इंटू 10 की घात 6 जूल हमारा सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं 1.5 इसमें है, इसमें पावर 10 की घात 5 है, इसमें 10 की घात 6 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये क्वेश्चन रहा, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में बहुत प्रैक्टिस किए हैं, तो आई होप आपको आसानी से बन गया होगा। दूसरा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम। 50 ग्राम द्रव्यमान का अपने को मान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, और कैलोरी पर ग्राम केल्विन या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इसकी विशिष्ट ऊष्मा एस दे रखा है 0.09। लगभग मैं ले रहा हूं बेटा मैं। अब आपसे पूछा गया है कि जल तुल्यांक निकालो, वाटर इक्विवेलेंट, और वो कितना होता है? W बराबर एम एस। एम का मान 50 है, एस का मान 0.09 है। यहां से दशमलव आप हटा देंगे तो 2 0 आ जाएंगे, और 50 से 2 बार कट जाएगा। 9/2 मतलब 4.5, 4.5 के आसपास आंसर आएगा। तो ये रहा सर, ये तो 4615 है, 4615 गलत है। 4.5 के आसपास ये वाला ऑप्शन है, 4.1 है, ये 46 के आसपास है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे देखिए, गार्डनर है, एक माली है जो एक मशीन को, घास काटने की जो मशीन आती है उसको चला रहा है, तो उसके लिए क्या सही रहेगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसको खींचना आसान रहेगा या धकेलना? तो आप खुद सोचिए, आपके पास वो मशीन तो नहीं है, लेकिन आप ट्रॉली बैग भी अगर खींचते हैं तो उसको धकेलते हैं या खींचते हैं? तो आपका ट्रॉली बैग छोटा होगा तो आपको ऑब्वियसली दोनों में ज्यादा अंतर नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर ट्रॉली बैग बहुत भारी होता तो आपको समझ में आता कि सर इसको धकेलना कठिन है और खींचना आसान है। तो ऐसा क्यों है? तो किसी भी चीज को खींचना आसान होता है क्योंकि जब हम उसे, किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसकी अभिलंब प्रतिक्रिया को कम कर देते हैं, जिससे हमें उसका भार कम महसूस होता है, वो हल्की महसूस होती है। तो कोई गार्डनर या माली जो है वो भी लॉन मॉवर को ठीक है क्या करेगा? लॉन मॉवर को खींचना पसंद करेगा, धकेलना नहीं। ये दोनों में धकेलना है, दोनों गलत है। खींचना पसंद करेगा सर, लेकिन खींचेगा क्यों? ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज लेस देन एक्चुअल वेट, ताकि जो घास काटने वाली मशीन का वास्तविक वजन से कम हो, ठीक है, ना कि बढ़े। हम चाहते हैं कि वो वजन कम हो, तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा सही रहेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, द मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सर वायुमंडल का दाब तो 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल होता है। तो आप सब में देखें, यहां पर इसमें 1 के आसपास तो है आंसर, लेकिन 10 की घात 6 है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहां देखो 1 और 2, दो संख्या इधर 10 की घात 3 है, किलो का मतलब 10 की घात 3 था, तो दो संख्या इधर, तो दो संख्या आगे पावर 10 की घात 5, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। ये नहीं हो सकता क्योंकि 10 की घात 2 ही पावर आएगी इसमें दशमलव खसकाने पर, तो ये गलत है। और ये 1 2 3, इसमें 10 की घात 3 पावर आ जाएगी, ये भी गलत है। 10 की घात 5 वाला ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये सही है। आगे देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड यूजिंग डिवाइस हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग हम लोग सर आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए करते हैं। हाइड्रोमीटर की जगह अगर हाइग्रोमीटर होता तो हम उसका उपयोग करते हैं किस लिए बेटा? हाइग्रोमीटर का उसका उपयोग हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी नापने के लिए करते हैं। फाइंड द एनर्जी करेस्पॉन्ड टू 10 किलोवाट आवर।
तो सर 1 kWh जो होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होता है। अब क्योंकि एक नहीं है 10 किलोवाट है तो एक पावर यहां भी बढ़ा दो, 10 की घात 7 जूल अपन कर देते हैं, 3.6 10 की घात 7 जूल, ये आंसर होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सर जो प्राथमिक परिपथ है हमारा, ये रहा इस तरह का प्राथमिक परिपथ R0। अगर मैं सर इस प्राथमिक परिपथ की अगर बात करूं तो इस प्राथमिक परिपथ में हम अगर प्रतिरोध का मान बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर सर धारा कम हो जाएगी, वोल्टेज यहां तक कम पहुंचेगा। तो सर K का मान जो होगा वो K का मान यहां पर कम हो जाएगा, प्रति एकांक लंबाई को जो विभवांतर मिलेगा वो कम हो जाएगा। और इसी वजह से यहां पर जो संतुलन लंबाई है, जो दूसरा हमारे पास सेल होता है यहां पे गैल्वेनोमीटर से जिसको जोड़ते हैं, तो उसकी लंबाई कम हो जाती है। इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं बेटा, सभी को याद होंगे कि प्राथमिक परिपथ का अगर आपने प्रतिरोध बढ़ाया है तो उससे लंबाई बढ़ती है। मैं 3 लाइनें यहां पे याद भी कराता हूं, तो उसमें सबसे पहली लाइन ही यही होती है और वही यहां पर हुआ भी है कि प्रतिरोध का मान इन्होंने बढ़ा दिया है। तो प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध आप बढ़ा रहे हैं तो इस संतुलन लंबाई L का मान बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, ये घटता भी है अगर हम यहां इसमें समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते तो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपन देखें कि इसका मान बढ़ने वाला है तो इसको हमने बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेल हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, आंतरिक प्रतिरोध सर 1 ओम का देके रखा हुआ है, आर का मान। ठीक है, 10 ओम बाह्य प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध, और जो धारा है I इसका मान दे रखा है 0.5 एम्पियर, या आप चाहें तो 1/2 एम्पियर भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द EMF? आपको EMF का मान निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस V का मान निकालना है 10 ओम के आसपास। ठीक है, 10 ओम जो अपने पास प्रतिरोध है उसके सिरों के मध्य निकालना है। तो देखिए 2 मान अपने से कहे गए हैं, पहले उसने EMF पूछा है तो पहले EMF ही बताना पड़ेगा, और अपन पहले V निकालना हमारे लिए आसान है तो हम पहले V निकाल लेते हैं। V कैसे निकलता है सर? V बराबर IR से। V का मान निकालना है, I का मान 1/2 है, R का मान 10 दे रखा है तो 5 वोल्ट आ जाएगा। V का मान हमसे बाद में पूछा है तो बाद वाला मान 5 वोल्ट होना चाहिए, इसमें है और इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गए। अब क्या चाहिए सर हमको? अब हमको E निकालना है। नाउ E निकालते हैं। E क्या होता है बेटा? या E निकालने के लिए अपन काम करें V बराबर E माइनस IR का इस्तेमाल करें तो V का मान हमारे पास 5 है, E का मान निकालना है, I का मान 1/2 है, R का मान 1 है, R का मान 1 है, 1/2 मतलब 0.5, तो माइनस में 0.5, ये माइनस का 0.5 इधर आएगा, प्लस का 0.5 आ जाएगा, E इज इक्वल टू हो गया 5.5 वोल्ट। तो ये रहा सर, इन दोनों में से यही एक ऑप्शन है सी वाला जो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ ब्लॉक ऑफ मास 500 kg इज अलाउड टू स्लाइड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 490 न्यूटन। सर जो फोर्स दिया है 490 न्यूटन देके रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने से पूछा है और हमको कोई चीज नहीं देके रखी हुई है, 500 इसका मास दिया है, 500 किलोग्राम इसका मास देके रखा हुआ है। तो क्या पूछा है? म्यू पूछा है सर। अब एक्सटर्नल फोर्स के अलावा म्यू दिया होता तो हम ये देखते कि काइनेटिक फ्रिक्शन है या रोलिंग फ्रिक्शन है, पर नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट इसको इक्वेट कर देते हैं, F इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू n होता है और n जो है mg के बराबर है। F की वैल्यू 490 है सर, म्यू की वैल्यू निकालनी है, मास अपने पास 500 है और g जो दे रखा है सर 9.8 लेना है, 9.8। अब इसको आप समझें कि दशमलव हटाऊंगा एक 0 बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब कौन कैंसिल होगा? तो कैंसिल कर देता हूं मैं, 49 से 2 टाइम, 49 से 10 टाइम,
इस जीरो से ये जीरो कैंसल, इस जीरो से ये जीरो कैंसल, मतलब कुल मिला के अगर आप देखो तो यहां 1 बचा, यहां म्यू बचा, इनटू में 5 बचा, इनटू में 2 बचा, मतलब 10। 5 इंटू 2 को इधर अपॉन में ले आए तो 1/10 बराबर म्यू, या म्यू बराबर 0.1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कोई बहुत खतरनाक कैलकुलेशन नहीं थी, आसानी से आप इसे कर सकते थे। A torque acting on a magnetic dipole in a uniform magnetic field is maximum, मतलब सर टॉर्क का मान मैक्सिमम होता है when the angle, जब कोण कितना हो। तो देखो बेटा, टॉर्क का जो मैक्सिमम आता है, टॉर्क का फॉर्मूला देखा जाए तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब इसका मान अधिकतम कब आएगा? जब साइन थीटा का मान अधिकतम आएगा। और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है सर? 1 होता है। और वो कितने कोण पर होता है सर? तो वो होता है 90 डिग्री के कोण पर, मतलब थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, इन द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट द इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज कनेक्टेड इन, देखिए घर में जितने भी यंत्र लगे हैं, जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो सारे के सारे डिवाइस आपस में समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सबको चाहते हैं कि सब एक साथ बंद या चालू ना हो। लेकिन फ्यूज एक ऐसी चीज है जो हम चाहते हैं कि अगर फ्यूज से करंट पास नहीं हो रहा, फ्यूज कट हो गया, तो कहीं करंट नहीं जाना चाहिए, एक साथ सब बंद होने चाहिए। इसलिए इसको हम श्रेणी में लगाते हैं, फ्यूज को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो हम इसको कहां लगाते हैं सर? तो पैरेलल पैरेलल पैरेलल, सारे पैरेलल में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, सीरीज विथ लाइव वायर। सर जो विद्युतमय तार होता है, विद्युतमय तार, उसके साथ यानी लाइव वायर के साथ श्रेणी में लगाते हैं। 3 तरह के तार होते हैं हमारे घरेलू परिपथ में, है ना। मेंस होता है, लाइव होता है और न्यूट्रल होता है, 3 तरह के तार होते हैं। तो उसमें हम लोग सर इसमें लाइव वायर के साथ इसको हम लोग फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द फ्रंट रो इज नॉट एबल टू रीड व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। बेटा जो बच्चा आगे बैठा हुआ है ना, एक बच्चा बोर्ड के आगे वाली पंक्ति में, आगे वाली बेंच पे, और एक बैक बेंचर जो होते हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं, है ना। आप में से भी कई लोग बैक बेंचर होंगे, तो वो समझते होंगे कि आगे की पंक्ति मतलब बोर्ड के जस्ट पास वाली लाइन। यहां एक बच्चा बैठा है और वो देख नहीं पा रहा कि सर बोर्ड पे क्या लिखा है, तो उसको कौन सा दोष होना चाहिए? बहुत सिंपल है, अगर वो निकट में रखी चीजें, पास में रखी चीजें नहीं देख पा रहा है, पर वो दूर रखी चीजें स्पष्ट देख पाता है, तो सर अगर वो पास में रखी चीजें स्पष्ट नहीं देख पा रहा पर दूर रखी वस्तुएं देख पा रहा है, तो इसे दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष मतलब ऑप्शन नंबर डी, हाइपरमेट्रोपिया, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी करेस्पॉन्ड टू हाउ मेनी जूल्स इन एमकेएस। तो सर 1 किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी, तो सर किलो को तो लिखा जा सकता है 1000 कैलोरी। अब 1000 तक भी ठीक है, कैलोरी मतलब 4.2 जूल, या अपन बहुत ईमानदारी से इसे लिखें तो 4.184 जूल। 1000 का मल्टीप्लाई आप करोगे, डेसिमल होगा 1 2 3 0, डेसिमल 1 2 3 डिजिट आगे चला जाएगा, 4184 जूल। तो 4184 जूल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ स्फेरिकल मेटालिक कंडक्टर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज 12 वोल्ट, है ना। एक स्फीयर है, इसके बाहर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बताओ कितना है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्फीयर के अंदर 0 है ना, ये तो हम लोगों को पता ही है कि गोले के अंदर हर बिंदु पे तीव्रता 0 होती है, स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 होती है, और पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे है। तो 0 और 12 वोल्ट आंसर होगा, 0 और 12 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी को ये बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, स्टेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल विद इन
करेस्पॉन्ड्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो सर सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का रिलेशन हमने लिख लिया, और यहां आपसे कहा गया है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो सी की जगह आप 100 डिग्री रख दें। 5 बराबर F माइनस 32/9 कितना हो रहा है सर? तो 5 से तो सर ये 20 बार कटेगा, 9 इधर जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 बराबर F माइनस 32 इधर जाके प्लस का 32, F बराबर 180 प्लस 32, तो यह आ जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। तो 212 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आई होप आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे दोबारा से खुद से सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे जरूर हैं जो थोड़े कैलकुलेटिव है, पर इस तरह के क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जा सकते थे। आजकल इस तरह के क्वेश्चन, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लाइक इस पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं, लेकिन अब पेपर्स में एक क्वेश्चन आते भी हैं तो दो या 3 क्वेश्चन बहुत से बहुत आ सकते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।